हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर है जो कंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मोर आयंस रिलीज करेगा, मोर कंडक्टेंस। वीक है तो लेस आयंस, लेस कंडक्टेंस। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें पता है मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ती है, कंडक्टेंस बढ़ेगी। ये मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आप आपका कम से कम टाइम में आपकी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो। मेरे को क्या है, ऐसे धीरे 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 टाइम वेस्ट आप लोगों का भी नहीं करना है, इसलिए। फिर है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो टेम्परेचर बढ़ा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ी, नंबर ऑफ आयंस बढ़े, कंडक्टेंस बढ़ी। फिर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सबको पता है विस्कोसिटी बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ती है तो मूवमेंट कम होता है तो कंडक्टेंस कम होती है। सॉल्वेशन बढ़ता है तो कंडक्टेंस कम होती है। पोलैरिटी बढ़ती है तो कंडक्टेंस भी बढ़ती है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन बढ़ता है तो कंडक्टेंस बढ़ती है, डाइल्यूशन बढ़ता है कंडक्टेंस बढ़ती है, दोनों में, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो चाहे वीक हो। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर जो है इन सब चीज़ों से हमारे पास ये निकल के आता है द molar conductance or equivalent conductance of strong electrolytes can be determined experimentally by using Debye-Onsker equation। ये इक्वेशन बहुत IMP है जिसको मैं आपको वापस अच्छे से लिख के बता देती हूँ। लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा, इसका फॉर्मूला ये है लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस बी रूट सी, जो कि बहुत IMP, इसको हमें याद कर लेना है अच्छे से बिल्कुल। इसमें जो b है ये जो है ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। एंड जो b डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ओके, आगे समझ। अब इसके लिए एक अपन ये देख सकते हैं डायग्राम जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ इस तरह से होता है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग के लिए इस तरह से होता है, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरह होता है। द इक्वेशन 1 कांट फॉलो बाय वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो अपन ने इक्वेशन 1 अभी बताई थी मैंने आपको, डिबे-ऑन्स्कर इक्वेशन, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं होती है। सो द लैम्डा m एंड लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कांट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं होता है, इसलिए। आगे अपन देखते हैं कोलराउश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट ईच आयन मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट irrespective of the nature of the other ion with which it is associate। ओके, तो कोलराउश लॉ हमें क्या कहता है? कोलराउश लॉ हमें कहता है कि एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जब कंप्लीट हो जाता है तो हर एक ईच आयन का जो एक कंट्रीब्यूशन होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और ये जो फॉर्मूला है इससे अपन ज्ञात कर सकते हैं, जान सकते हैं। लैम्डा नॉट m बराबर n प्लस, जो कि नंबर ऑफ आयंस होते हैं पॉजिटिव, ये नेगेटिव के, और ये जो हमें पता है ये लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस। ये हमने पहले भी पीछे भी फॉर्मूला देखा है जब मैंने आपको बताया था। अगर आपने क्लासेस लिखी हो, नोट्स बनाए हो अच्छे से, तो आपको ध्यान होगा अच्छे से। ये फॉर्मूला भी हमने देखा है, ये भी देखा है, ये सब सारे मैंने समझा, अपने नोट्स बनाए और क्लास 1-2 बार देखी हो तो। Then application of Kohlrausch law to determine lambda naught m, lambda naught equivalent of weak electrolytes। weak electrolytes का अभी निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला काम लेंगे, क्योंकि डिबे-ऑन्स्कर वाले में तो हम निकाल नहीं सकते वीक के लिए, तो इससे निकाल सकते हैं हम आराम से। जैसे कि हमें निकालना है अगर यहाँ पे लैम्डा नॉट CH3COH का, तो उसके लिए पूरा मेथड हम कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में। जैसे कि प्लस और ये माइनस इससे बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें आयंस काम में लेने पड़ेंगे। ठीक है, HCl लिया, प्लस माइनस में हो गया, ये Na के साथ लिया, ये प्लस माइनस में हो गया, NaCl लिया। फिर हमने क्या किया, 2 + 3 - 4 किया, इन दोनों को जोड़ के इन दोनों में से ये घटा दिया, तो हमारे पास ये निकल के आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आएगा, तो बहुत ईजी आप लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, जैसे कि
ये आप करने का ट्राई करना, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन हमें कह रहा है NH4OH का हमें ज्ञात करना है, ठीक है, और हमें गिवन है ये तीनों। तो बहुत सिंपल है, कैसे ज्ञात होगा? NH4 और OH, यानी ये तो दोनों प्लस होने ही चाहिए, और उसमें से माइनस क्या हो जाएगा? KCl, क्योंकि ये K और ये Cl आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हो गया। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमें ये दे रखा है और NH4OH का फिर से पूछा है। यहाँ पे थोड़ी काटा पेटी है, इसको इग्नोर करिएगा, आप मेन लाइन्स पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो NH4OH है, तो NH4NO3 प्लस, अब इधर हमें क्या करना है, क्योंकि 2 है इसलिए अपन ने 1/2 ले लिया, ठीक है। इस अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। यहाँ पर भी यहाँ पे 2 है तो 1/2 ले लिया, इन दोनों को जोड़ा और इसमें से माइनस कर दिया, तो क्या हो जाएगा? y + x/2 - z/2, और ये आंसर आ जाएगा। अब एक चीज़ इसमें ध्यान देने की, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, अंडरलाइन कर रखी है, क्यों कर रखी है, उसका कारण ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब इक्विवेलेंस में आयन की संख्या नहीं देखी जाती है, मोल में देखी जाती है। जब यही क्वेश्चन हमसे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंस इन्वर्स में पूछा है, तो हम आयंस नहीं काउंट करेंगे, वरना हमारा आंसर गलत हो जाएगा। पिछली बार हमें मोल में पूछा था तो हमने काउंट करके आंसर निकाला था। इस बार हमें डायरेक्ट निकालना है, चाहे यहाँ पे 3 हो, 4 हो, 2 हो, कुछ भी हो, हमें सिंपल सा निकालना है x + y - z। तो ये चीज़ के कारण मेरे को आपको ये क्वेश्चन समझाना पड़ा, क्योंकि ये दोनों अंतर आपको बहुत ध्यान रखने एग्ज़ाम में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा यूज़ है वो है इसका, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए, तो डिग्री डिसोसिएशन अल्फ़ा जो है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, λm अपॉन λ इनफाइनाइट m। इसी तरह इक्विवेलेंट के लिए देखना है, तो यहाँ पर भी हमें इसको इनफाइनाइट कर देना है। एंड जो है अल्फ़ा बराबर, अल्फ़ा इज़ ऑलवेज लेस देन 1 होता है। अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, तो इसमें अल्फ़ा निकालना है, λm दे रखा है हमें 78.4, फिर लैम्डा इनफाइनाइट वाली वैल्यू दे रखी है, इन दोनों को रखा और ये आ गया λm। तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं, बहुत सिंपल था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि जैसे हमें ये दे रखा हो इस प्रकार से, तो ATC00 होता है इसकी, और फिर टेम्परेचर 0 पे C00, और टेम्परेचर T पर C - C अल्फ़ा। इक्विलिब्रियम पे KA बराबर H + A - अपॉन HA। ये सब हम जानते हैं, हमने 11th-12th में पढ़ रखा है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। C∝.C∝, इन दोनों की वैल्यू कर दी अपॉन C1 - अल्फ़ा, तो K बराबर C α² 1 - अल्फ़ा, ये वाला C एक C से एक C कट गया। तो A जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, ठीक है। तो ये भी हम इससे निकाल सकते हैं। इफ़ अल्फ़ा इज़ लेस देन 1 देन 1 - अल्फ़ा जो हो जाता है 1 के बराबर हो जाता है, क्योंकि अल्फ़ा लेस देन 1 है, ठीक है। तो 1 - अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1, ओके। मतलब ये बहुत छोटा है, तो इतना छोटा होगा तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, एक में से कुछ भी जाए, मान लो ये पॉइंट 0.0000 समथिंग है, तो फिर 1 - 0.0000 कितना भी कुछ जाए, क्या फ़र्क पड़ेगा, तो 1 ही आएगा। तो K बराबर C∝² हो जाएगा। सिमिलरली फॉर वीक बेस K भी बराबर, ये का यही फॉर्मूला है, ओके। ठीक है, आगे हम देखते हैं। टू डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, ठीक है, इसके लिए भी काम आ जाता है। जैसे कि ये सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं, PbSO4, AgI, AgCl, AgBr, BaSO4। K सॉल्ट इज़ वेरी स्मॉल, K सॉल्ट की वैल्यू हमने पीछे भी देखी, सॉल्यूशन माइनस वाटर। λm बराबर K सॉल्यूशन माइनस K वाटर अपॉन कंसनट्रेशन, क्योंकि कप्पा अपॉन कंसनट्रेशन था, तो ये कप्पा सॉल्ट की वैल्यू लिखी, ये हो गई अपॉन कंसनट्रेशन, K सॉल्ट अपॉन सॉल्युबिलिटी, ठीक है।
इधर कंसंट्रेशन की जगह हम ये भी ले सकते हैं। ओके, फिर है एस बराबर, ये ऊपर गया कप्पा अपॉन लैम्डा एम। ओके, तो के सॉल्ट अपॉन लैम्डा 0 एम, क्योंकि फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स लैम्डा एम लगभग बराबर होता है लैम्डा 0 एम के। फाइन, तो ये भी हो गया है हमारा। फिर नेक्स्ट है टू डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। ये है इस सेम वो का वही पैटर्न है, ये जो हमने अभी देखा था। के से निकाला तो A प्लस जेड माइनस अपॉन AX, तो KC इंटू AX A प्लस जेड माइनस KSP, जो ये जो वैल्यू इसको KSP के बराबर करेंगे A प्लस जेड माइनस, अब इन दोनों की S और S लिखेंगे तो KSP बराबर S स्क्वायर। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले मैं लास्ट में आपको पूरे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसके शॉर्ट नोट्स लिखाऊंगी, 1 पेज 2 पेज के अंदर सारे नोट्स सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे जो आपके बहुत काम आएंगे। फिर नेक्स्ट ही देखिए, जैसे सॉल्ट दे रखा है, डिसोसिएशन दे रखा है, KSP हमें निकालना है, तो KSP का फॉर्मूला x की पावर x, y की पावर y एंड s की पावर x प्लस y ये होता है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, और ये कैसे होता है ये अपन इधर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि AX प्लस BY तो x A प्लस YB माइनस, तो XS YS, तो KSP क्या हो गया, A प्लस की पावर x, B की पावर ये y, तो x S की पावर x, YS की पावर y, x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। ठीक है, तो इस हिसाब से निकालना है। फिर A2 भी दे रखा है, जैसे कि तो 2A प्लस B माइनस, तो ये 2S हो गया, ये S हो गया। KSP क्या हो गया, यहाँ पे x की पावर 2 है, y की पावर 1 है। ठीक है, एक मैं आपको करके बता देती हूँ, 2 की पावर 2, 1 की पावर 1 और s की पावर 2 प्लस 1, तो ये हो गया 4 इंटू 1 इंटू s की पावर 3, तो 4s क्यूब। ठीक है, और ये बाकी सारे आप कर ही सकते हैं, ईजी है, जो नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर है आयनिक स्ट्रेंथ, द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल आयंस इन द सॉल्यूशन। आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ये है हाफ सिग्मा CI ZI स्क्वायर। CI जो है कंसनट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन, ZI चार्ज हो जाएगा, ये कंसनट्रेशन है, चार्ज है। ठीक है, और ये आयनिक स्ट्रेंथ है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं आयनिक मोबिलिटी, ये क्या होती है। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द आयन पर सेकेंड व्हेन द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज़ 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये आयनिक मोबिलिटी होती है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयन सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्ट सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स और वोल्ट सेंटीमीटर इनवर्स, डिस्टेंस ट्रेवल बाय आयन अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना है हमें, इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आंसर लो मोबिलिटी इन द लिक्विड फेज एज कंपेयर टू गैस फेज। गैस फेज के मुकाबले लिक्विड फेज में जो है मोबिलिटी कम होती है। नॉर्मल सी बात है, मोबिलिटी यानी कि हम सब समझते हैं एक तरह से आयंस का चलना इधर से उधर, तो लिक्विड फेज की गैस फेज में उनको ज़्यादा स्पेस मिलता है। गैस फेज में वो कहीं वो हो जाता है, बहुत बड़ा होता है गैस फेज का एरिया। जैसे कि हम एक रूम में बैठे हैं, तो ये जो आयन है रूम में, ये बहुत ज़्यादा इनकी मोबिलिटी होती है, बजाय हम किसी लिक्विड से इसको कंपेयर करें। फिर इन मेल्टन फेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मोबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आयनिक साइज। गलित अवस्था के अंदर जो होती है मोबिलिटी जो होती है वो आयनिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जैसे कि ये है बेरिलियम 2+, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, तो आयनिक साइज बढ़ेगा तो मोबिलिटी डिक्रीज होगी। ओके, सिमिलर ऑर्डर फॉर, इसके लिए भी सिमिलर ऑर्डर है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं मेल्टन फेज के अंदर, बट इन एक्वस फेज ये उल्टा हो जाता है। आयनिक मोबिलिटी जो होती है प्रोपोर्शनल हो जाती है आयनिक साइज की। कैसे होती है, क्योंकि आयनिक मोबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है सॉल्वेटेड रेडियाई के, और सॉल्वेटेड जो रेडियाई है वो चार्ज अपॉन आयनिक रेडियाई। तो हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है कि आयनिक मोबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियाई इन एक्वस। सो इन एक्वस ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी, ये रेडियाई बढ़ रही है वैसे वैसे मोबिलिटी भी बढ़ रही है इन एक्वस, और वो था इन
मेल्टन यानी गलित अवस्था में था और ये एक्वस स्टेट में है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड आउट बाय ईच आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। वो ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाते हैं करंट कैरिड बाय आयन अपॉन टोटल करंट। तो म्यू प्लस अपॉन में म्यू प्लस प्लस म्यू माइनस हो जाएगा। टी प्लस के लिए टी माइनस के लिए भी म्यू माइनस अपॉन में हो जाएगा करंट कैरिड बाय आयन और टोटल करंट। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ भी इसमें बड़ी बात नहीं है। ट्रांसपोर्ट नंबर इज प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी ऑफ आयन, मोबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर ये है जो किसके बराबर है, किसके प्रोपोर्शनल है, मोबिलिटी ऑफ आयन के प्रोपोर्शनल है, और जो मोबिलिटी है वो आयनिक कंडक्टेंस के प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है म्यू प्लस इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस अपॉन टोटल। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अब है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये मैंने आपको पूरी एक अलग से मैंने इस पे वीडियो बना के डाल चुकी हूँ मैं, वो आप देख लीजिएगा। उसमें पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। हाँ, उसकी वैल्यूज़ नहीं, जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, बाकी पूरी सीरीज़ उसकी ट्रिक, वो कैसे उसमें ऊपर से नीचे जाने पर क्या चेंज होते क्या नहीं होते सब लिख रखा है। तो ये इसकी वैल्यूज़ है, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ये भी मैं बता चुकी हूँ। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है रिडक्शन पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल चलती है। F2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीड, इसके लिए आप वो वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन है प्रेडिक्शन ऑफ एनोड एंड कैथोड इन स्पॉन्टेनियस फेसिबल सेल। इलेक्ट्रोड विथ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड एनोड एंड हायर रिडक्शन पोटेंशियल इज कैथोड। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बात बता दी थी। ठीक है, अब जैसे जिंक कॉपर सेल में हम देखते हैं तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, लोअर है तो ये एनोड होता है, और ये इसका ज़्यादा है। ये वैल्यू याद करने की, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। इसका हायर है सो ये कैथोड है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको, ये भी मैंने बता दिया है। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, तो जिसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका है, किसका है, तो यानी ए का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमने अभी भी देखा रिड्यूसिंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ए बी और सी हो गया, ये समझ गए। द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज, अब रिड्यूसिंग एजेंट ये कह रहा है बेस्ट कौन सा है, तो हमें ये भी पता है ए में एक्स है तो ये हो गया एक्स। अब बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, अब इसमें हमें ध्यान रखना है। ऑक्सीडाइजिंग वाले में क्या होता है, हम जेड नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी ऑक्सीडाइजिंग वाले होते हैं उसमें आयंस वाला लिखा जाता है, जेड प्लस लिखा जाएगा। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑक्सीडाइजिंग वाले जब पूछे तो उसमें जेड प्लस लिखा जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम देखते हैं यहाँ से, ये जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस साइड वाले होते हैं और ये होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी थोड़ी सी, ये एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज करती है। आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब पूछा है तो उसके अंदर सबसे पहले आप वैल्यू देखिए जिसकी सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हो, यानी कि सी। अब सी में आपको जेड नहीं लेके बस जेड प्लस ले लेना है। ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी नॉन मेटल्स के लिए जो होती है वो
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और इसमें प्रोपोर्शनल होती है, इसमें मेटल्स के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये भी मैंने आपको बताया, ट्रिक भी बताई थी, वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इस तरीके से होता है, क्योंकि रिडक्शन ये जो है नॉन मेटल है, फुल कलर ब्राइटनेस इन, ठीक है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होता है इस तरीके से होता है। नॉन मेटल से रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा है उतनी उसकी रिएक्टिविटी है, और इधर आके ये हो गया मेटल्स के लिए उल्टा। ओके, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल हैविंग मैक्सिमम पोटेंशियल। इन दिस ऑर्डर 2 इलेक्ट्रोड्स आर सेलेक्ट हैविंग मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि हमसे अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम पोटेंशियल इसका बताना है, तो हमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स लेने दो जिनमें सबसे ज़्यादा अंतर हो। यानी कि हम देख सकते हैं कि सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ है, तो सबसे ज़्यादा अंतर किस में है? ये सबसे बड़ी पॉजिटिव है, सबसे बड़ी नेगेटिव में, तो इन दोनों में, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, फिर है लिब्रेशन ऑफ H2 गैस। ए मेटल हैविंग नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल कैन लिब्रेट H2 व्हेन इट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड से जब उसको रिएक्ट किया जाता है तो वो H2 रिलीज़ करती है। तो ये मेटल है, रिडक्शन इसका जो है नेगेटिव है, डाइल्यूट एसिड है, तो ये H2 रिलीज़ कर दिया। फिर आगे हम देखते हैं ए सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल आयन। लेस रिएक्टिव का क्या मतलब है? जिसका अभी हमने देखा था कि मेटल्स के लिए क्या होता है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो लेस रिएक्टिव है, तो उसको कभी भी लेस रिएक्टिव कैन नॉट बी स्टोर्ड इन कंटेनर ऑफ मेटल हैविंग मोर रिएक्टिविटी। यानी कि जिंक का अगर अपन ये ले लेते हैं बर्तन और उसमें हम कॉपर सल्फेट रखते हैं, तो क्योंकि जिंक जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो ये मोर रिएक्टिव है। तो ये मोर रिएक्टिव होगा तो ये कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर लेगा। ये जिंक जो है कॉपर 2+ से रिएक्शन करके जिंक 2+ हो जाएगा, और कॉपर 2+ तो कॉपर में डिपॉजिट हो जाएगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि कॉपर के बर्तन में हम जिंक सल्फेट रख सकते हैं, लेकिन जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट नहीं रख सकते हैं। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये बहुत सिंपल चीज़ है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। पहली बात तो हमें ये याद रखनी है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस। इसमें डेल्टा G पॉजिटिव होता है, ई सेल नेगेटिव होता है। अब ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दो तरीके के होते हैं, जो हमें पता ही है कि क्वालिटेटिव यानी व्हाट्स गोइंग टू डिपोजिट, क्वांटिटेटिव में हाउ मच। ठीक है, वी डील विथ नेचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस। ओके, वी डील्स विथ अमाउंट, इधर अमाउंट से करते हैं। अब इनका ये चीज़ ध्यान रखने की है कि स्टडी टेकन बाय डिस्चार्ज पोटेंशियल, और क्वांटिटेटिव में हमें ध्यान रखना है फैराडेज लॉ। ओके, अब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं। इनर्ट एक्टिव, इनर्ट जो होता है जो नॉट टेक्स पार्ट एंड टेक्स पार्ट। इनर्ट का एग्जाम्पल है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। ठीक है,